कभी सोचा है कि कुछ चीजें तो हमें चुटकियों में याद हो जाती हैं, जबकि कुछ बातें हम तुरंत भूल जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो आज हम इसी विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि हमारा दिमाग असल में कैसे सीखता है और वो कौन सी थ्योरीज हैं जो हमारी पूरी शिक्षा को एक शक्ल देती हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी क्लास में ऐसा महसूस किया है ना? जब घड़ी की सुई जैसे आगे नहीं बढ़ रही हो और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो या तो सिर के ऊपर से जा रहा है या फिर उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं आ रही। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और ये हमें सीधे सीधे बताता है कि सदियों से जो पढ़ाने का पारंपरिक तरीका चला आ रहा है उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कुछ कमियां हैं। देखिए, इस पारंपरिक मॉडल में कई दिक्कतें हैं। होता क्या है कि अक्सर टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत न के बराबर होती है। पढ़ाई गई बातें असल जिंदगी से बिल्कुल अलग लगती हैं और रिसर्च तो ये भी बताती है कि हमारा ध्यान मुश्किल से 15 मिनट बाद ही भटकने लगता है। और इसका नतीजा, हम ज्ञान को रट तो लेते हैं, पर जब उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की बारी आती है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तो इन्हीं सब समस्याओं ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि सीखने को बेहतर कैसे बनाया जाए। और यहीं से सीखने का पहला बड़ा साइंटिफिक नजरिया सामने आया, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। इसका सारा ध्यान बस एक ही चीज पर था, जिसे देखा जा सके और जिसे नापा जा सके, और वो है हमारा व्यवहार। व्यवहारवाद का जो मूल विचार है वो बहुत सरल है। सीखना हमारे व्यवहार में आया एक बदलाव है और ये बदलाव हमारे आसपास के माहौल से तय होता है। मतलब, इस नजरिए से देखें तो हम बस बाहरी चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। और व्यवहार को बदलने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे से होमवर्क करवाना है, यानी उसके व्यवहार को बढ़ाना है, तो उसे चॉकलेट दे सकते हैं। ये हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। या फिर उसे घर का कोई काम ना करवाएं, मतलब एक नापसंद चीज हटा ली, ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी तरह अगर ये चाहते हैं कि वो टीवी कम देखे, यानी व्यवहार घटाना है, तो उसे डांट सकते हैं, मतलब एक नापसंद चीज जोड़ दी, ये हुआ पॉजिटिव पनिशमेंट। या फिर उसका खेलने का समय कम कर दिया, यानी उसकी पसंदीदा चीज हटा ली, ये है नेगेटिव पनिशमेंट। अच्छा, इसी को क्लासरूम के एक असली उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देना एक नापसंद चीज जोड़ने जैसा है। उम्मीद ये की जाती है कि इससे उसका डिस्टर्ब करने वाला व्यवहार कम हो जाएगा। ये पॉजिटिव पनिशमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन व्यवहारवाद हर सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी ज़रूरी दिमागी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता था। क्यों? क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा सकता। और इसी कमी ने सीखने की अगली बड़ी थ्योरी के लिए रास्ता तैयार किया। व्यवहारवाद की इन कमियों की वजह से वैज्ञानिकों का ध्यान बाहरी व्यवहार से हटकर हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया पर गया, और यहीं से संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जहां दिमाग को एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह देखा गया जो जानकारी को प्रोसेस करता है। तो कॉग्निटिविज्म का मेन आइडिया ये है कि सीखना एक दिमागी प्रक्रिया है। ये इस बात पर फोकस करता है कि हम जानकारी कैसे लेते हैं, उसे अपने दिमाग में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस याद कैसे करते हैं। मतलब, इस नज़रिए में हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि जानकारी को एक्टिवली प्रोसेस कर रहे हैं। ये फ्लोचार्ट इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, जानकारी हमारी आंखों और कानों के जरिए अंदर आती है, फिर वो हमारी वर्किंग मेमोरी में जाती है, जहां शब्दों और तस्वीरों को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग रास्ते बने होते हैं, और आखिर में ये नई जानकारी हमारी पुरानी जानकारी के साथ जुड़कर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। तो इस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए? रॉबर्ट गेने, जो एक मशहूर शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके लिए 9 स्टेप्स का एक गाइड बनाया। ये गाइड टीचर्स को बताता है कि पढ़ाई को इस तरह से कैसे डिज़ाइन किया जाए कि वो हमारे दिमाग के सीखने की नेचुरल प्रक्रिया को सपोर्ट करे। जैसे पहले स्टूडेंट का ध्यान खींचना, फिर उसे मकसद बताना, और आखिर में ये पक्का करना कि वो सीखी हुई बात को नई सिचुएशन में भी लागू कर सके। लेकिन क्या सीखना सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करना है, या हम इसमें और भी ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभाते हैं?
यहीं से एक नया और बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सामने आया, रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद ये मानता है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस हमें दे दिया जाता है, बल्कि हम सब अपने अनुभवों और अपनी समझ के आधार पर ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। हम खाली बर्तन नहीं हैं जिन्हें भरा जाना है, हम तो वो आर्किटेक्ट हैं जो अपने ज्ञान का महल खुद बनाते हैं। ये तस्वीरें इस विचार को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा दिमाग अकेले ही अपने ज्ञान की संरचना बना रहा है, ईंट पर ईंट रखकर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे लोग मिलकर एक पहेली को सुलझा रहे हैं, जो हमें याद दिलाता है कि सीखना अक्सर एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है। हम दूसरों के साथ मिलकर भी ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावाद का एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें स्टूडेंट्स को किताब के चैप्टर पढ़ाने के बजाय उन्हें असल दुनिया की कोई समस्या दी जाती है, जैसे हमारे शहर में बढ़ते प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। ये तरीका उन्हें सिर्फ थ्योरी रटाने के बजाय उसे असल जिंदगी में लागू करना सिखाता है और उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो हमने 3 अलग-अलग नजरिए देखे हैं, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है या फिर दोस्त? तो अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? क्या कोई एक सिद्धांत है जो बाकी सबसे बेहतर है और जिसे हमें हर हाल में अपनाना चाहिए? सच तो ये है कि कोई एक सबसे अच्छा सिद्धांत है ही नहीं। व्यवहारवाद बाहरी व्यवहार पर ध्यान देता है, संज्ञानात्मकता दिमाग के अंदर की प्रक्रियाओं पर, और रचनावाद ज्ञान के एक्टिव निर्माण पर। ये तीनों सीखने की एक बड़ी पहेली के अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी टुकड़े हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक टूल किट के अलग अलग औजारों की तरह हैं। सबसे असरदार तरीका वो है जिसमें सही काम के लिए सही औजार का इस्तेमाल किया जाए। कभी हमें व्यवहार को आकार देने की जरूरत होती है, कभी जानकारी को व्यवस्थित करने की, और कभी अपने ज्ञान का खुद निर्माण करने की। तो अब जब हम सीखने के इन शक्तिशाली औजारों के बारे में जानते हैं, तो सवाल ये है कि हम अपने सीखने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज से ऐसा क्या अलग किया जा सकता है जिससे सीखना और भी बेहतर हो सके।